एवरीवन, तो जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं दृष्टि का ये एनसीईआरटी का आपका एग्जेक्टिव भारत एवं विश्व का भूगोल का ये बुक है। और इसमें आपका कक्षा 6 से 12 तक की पुरानी तथा नई एनसीईआरटी का अध्यायवार वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का व्याख्या यहाँ पे है। तो इस वीडियो में, आज के वीडियो में क्लास 10 का यहाँ पे देखेंगे सभी, और इसमें टोटल आपका 7 टॉपिक है। तो चलिए आपका शुरू करते हैं आज का क्लास। कक्षा 10 का देखते हैं सामाजिक विज्ञान समकालीन आपका भारत संसाधन एवं विकास आपका पहला टॉपिक है। देखते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन कि मनुष्य आपका वनस्पति जात एवं आपका यहाँ पे प्राणी जात किस प्रकार के संसाधन है। मनुष्य वनस्पति जात एवं प्राणी जात किस प्रकार के संसाधन है। तो आंसर हो जाएगा ए नंबर, जैव संसाधन। यहाँ पे इसके बारे में व्याख्या में देखते हैं तो हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती हैं और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से आपका यहाँ पे संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, एक संसाधन है। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है, आपका जैव और अजैव। जैव संसाधनों की प्राप्ति जैव मंडल से होती है और इसमें जीवन व्याप्त है, जैसे मनुष्य, वनस्पति जात, प्राणी जात, मत्स्य जीवन, पशुधन आदि। वे सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं अजैव संसाधन कहलाते हैं। उदाहरण आपका चट्टानें और धातुएं। आगे यहाँ पे देखते हैं 2 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि संसाधनों के वर्गीकरण से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से युग्म सुमेलित हैं। संसाधनों के वर्गीकरण से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से युग्म सुमेलित हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, तो डी नंबर 1, 2, 3 यहाँ पे। आगे यहाँ पे व्याख्या में देखते हैं तो संसाधनों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है। उत्पत्ति के आधार पर जैव संसाधन और अजैव संसाधन। आपका यहाँ पे समाप्यता के आधार पर नवीकरण योग्य संसाधन और अनवीकरण योग्य संसाधन। नवीकरण योग्य संसाधन वे संसाधन हैं जिन्हें भौतिक, आपका रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा यहाँ पे नवीनीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, जैसे सौर तथा पवन ऊर्जा, जल, आपका वन व आपका अन्य जीवन। और नवीकरणीय योग्य संसाधन वे संसाधन हैं जिनका विकास एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में होता है। खनिज और जीवाश्म ईंधन इस प्रकार के संसाधनों के उदाहरण हैं। स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। आगे देखते हैं यहाँ पे तो व्यक्तिगत संसाधन निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में भी होते हैं। बहुत से किसानों के पास सरकार द्वारा आवंटित भूमि होती है, जिसके बदले में वे सरकार को लगान चुकाते हैं। बाग, आपका चारागाह, तालाब और कुओं का जल आदि संसाधनों के निजी स्वामित्व के कुछ उदाहरण हैं। सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन वे संसाधन हैं जो समुदाय के सभी सदस्यों को उपलब्ध होते हैं। गाँव की यहाँ पे शामिलात भूमि आपका यहाँ पे शमशान भूमि, तालाब इत्यादि, और नगरीय क्षेत्रों के सार्वजनिक पार्क, आपका यहाँ पे पिकनिक स्थल और खेल के मैदान वहाँ रहने वाले लोगों के लिए उपलब्ध हैं। आगे यहाँ पे देखते हैं विकास के स्तर के आधार पर तो संभावित संसाधन, विकसित संसाधन, भंडार और संचित कोष। संभावित संसाधन वे संसाधन हैं जो किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं परंतु इनका उपयोग नहीं किया गया है। उदाहरण के तौर पर भारत के पश्चिमी भाग, आपका विशेषकर राजस्थान और गुजरात में पवन सौर ऊर्जा संसाधनों की यहाँ पे अपार संभावना है, परंतु इनका सही ढंग से विकास नहीं हुआ है। विकसित संसाधन वे संसाधन हैं जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है और उनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है। भंडार पर्यावरण में उपलब्ध वे पदार्थ हैं जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं, परंतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अभाव में हमारी पहुँच से बाहर है। उदाहरण के लिए जल 2 आपका ज्वलनशील गैसों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है तथा यह ऊर्जा का मुख्य स्रोत बन सकता है, परंतु इस उद्देश्य से इनका प्रयोग करने के लिए हमारे पास आवश्यक तकनीकी ज्ञान का अभाव है। संचित कोष संसाधन भंडार का ही हिस्सा है जिन्हें उपलब्ध तकनीकी ज्ञान की सहायता से प्रयोग में लाया जा सकता है, परंतु इनका उपयोग अभी आरंभ नहीं हुआ है। इनका उपयोग भविष्य में आवश्यकता पूर्ति के लिए किया जा सकता है। बांधों का जल, वन आदि संचित कोष है जिनका उपयोग भविष्य में किया जा सकता है। 3 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि आपका रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन 1992 में किन समस्याओं का हल ढूंढने का प्रयास किया गया। रियो डी आपका जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन 1992 में किन समस्याओं का हल ढूंढने का प्रयास किया गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर 1 और 2 यहाँ पे पर्यावरणीय समस्या और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्या।
यहाँ पे देखते हैं व्याख्या में, तो जून 1992 में 100 से भी अधिक यहाँ पे राष्ट्र अध्यक्ष ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन में एकत्रित हुए। इस सम्मेलन का आयोजन विश्व स्तर पर उभरते पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढने के लिए किया गया था। इस सम्मेलन में एकत्रित नेताओं ने भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता पर एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर भी किए। आगे देख आपका यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन है, एजेंडा यहाँ पे 21 घोषणा का संबंध किस सम्मेलन से है। एजेंडा आपका 21 घोषणा का संबंध निम्नलिखित में से किस सम्मेलन से है। तो आपका सही आंसर क्या होगा, तो सी नंबर पृथ्वी शिखर वार्ता रियो डी जेनेरियो। आगे यहाँ पे व्याख्या में देखते हैं, तो पृथ्वी शिखर वार्ता रियो डी जेनेरियो में भूमंडलीय वन सिद्धांतों पर सहमति जताई गई और 21वीं शताब्दी में सतत यहाँ पे आपका पोषणीय विकास के लिए एजेंडा 21 को स्वीकृति प्रदान की गई। एजेंडा आपका यहाँ पे 21 एक घोषणा है जिसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन में यहाँ पे तत्वाधान में राष्ट्र अध्यक्षों द्वारा स्वीकृत किया गया। इसका उद्देश्य भूमंडलीय सतत आपका यहाँ पे पोषणीय विकास हासिल करना है और यह एक कार्यसूची है जिसका उद्देश्य समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरणीय क्षति, गरीबी और रोगों से निपटाना है। एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य यह भी है कि प्रत्येक स्थानीय निकाय अपना स्थानीय एजेंडा 21 तैयार करे। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है 5 नंबर कि आपका ब्रटलैंड आयोग रिपोर्ट का संबंध किससे है। ब्रटलैंड आयोग का रिपोर्ट का संबंध किससे है, तो आंसर क्या होगा, तो बी नंबर सतत पोषणीय विकास से। व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यहाँ पे व्यवस्थित तरीके से संसाधन संरक्षण की वकालत 1968 में क्लब ऑफ रोम ने की। तत्पश्चात 1974 में आपका शूमेकर ने अपनी पुस्तक स्मॉल इज ब्यूटीफुल में इस विषय पर गांधी जी के दर्शन की एक बार फिर से पुनरावृत्ति की। 1987 में ब्रटलैंड आयोग रिपोर्ट द्वारा वैश्विक स्तर पर संसाधन संरक्षण में मूलाधार योगदान किया गया। इस रिपोर्ट ने सतत पोषणीय विकास की संकल्पना प्रस्तुत की और संसाधन संरक्षण की वकालत की। यह रिपोर्ट बाद में हमारा आपका साझा भविष्य शीर्षक से पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुई। आगे यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सी मानवीय क्रियाएं भूमि निम्नीकरण करने के लिए उत्तरदायी हैं। कौन सी मानवीय आपका क्रियाएं भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी हैं, तो आंसर होगा डी नंबर उपयोग सभी, खनन, आपका वनोन्मूलन, अत्यधिक सिंचाई, अति पशुचारण। व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं, तो मानवीय क्रियाएं जैसे वनोन्मूलन, अति पशुचारण, खनन एवं अत्यधिक सिंचाई ने भूमि के आपका यहाँ पे निम्नीकरण में मुख्य भूमिका निभाई है। आगे यहाँ पे देखते हैं, खनन के उपरांत खदानों वाले स्थानों को गहरी खाइयों और मलबे के साथ आपका खुला छोड़ दिया जाता है। खनन के कारण आपका वनोन्मूलन भी होता है जो भूमि निम्नीकरण का एक यहाँ पे प्रमुख कारण है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में अति पशुचारण भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। वहीं अत्यधिक सिंचाई से उत्पन्न आपका जलाक्रांता भी भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है, जिससे मृदा में लवणीयता और क्षारीयता बढ़ जाती है। आपका यहाँ पे खनिज प्रक्रियाएं जैसे सीमेंट उद्योग में चूना पत्थर को पीसना और मृदा बर्तन उद्योग में चूने और सेलखड़ी के प्रयोग से बहुत अधिक धूल की परत भूमि पर जम जाती है, तो मृदा की जल सोखने की प्रक्रिया अवरुद्ध हो जाती है। आगे यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन है कि मृदा निर्माण प्रक्रिया में निहित महत्वपूर्ण कारकों में से कौन से कारक उत्तरदायी हैं। मृदा निर्माण प्रक्रिया में निहित महत्वपूर्ण कारकों में से कौन से कारक उत्तरदायी हैं, तो आंसर होगा डी नंबर यहाँ पे आपका उच्चावच, जलवायु, वनस्पति और यहाँ पे समय। व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं, तो मृदा सबसे महत्वपूर्ण नवीकरणीय योग्य प्राकृतिक संसाधन है। ये पौधों के विकास का माध्यम है जो पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों का पोषण करती हैं। मृदा बनने की यहाँ पे प्रक्रिया में उच्चवच व जनक सेल अथवा अस्तर सेल, जलवायु, वनस्पति, अन्य जैव पदार्थ तथा समय मुख्य कारक है। प्रकृति के अनेक तत्व जैसे यहाँ पे तापमान परिवर्तन, बहते जल की क्रिया, पवन, हिमनदी और यहाँ पे अपघटन क्रियाएं आदि मृदा बनने की प्रक्रिया में योगदान देती हैं। मृदा जैव और अजैव दोनों प्रकार के पदार्थों से बनती हैं। यहाँ पे देखिए तो विवादित है कि भारत में अनेक प्रकार के उच्चवच भू आकृतियाँ, जलवायु और वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। इस कारण यह उपमहाद्वीप में अनेक प्रकार की मृदाएं विकसित हुई हैं। आगे 8 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन आपका सत्य है। निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है, तो आंसर क्या होगा, तो बी नंबर 2 यहाँ पे पूर्वी तटीय मैदान विशेषकर महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टा भी
जलोढ़ मृदा से बने हैं। आगे यहाँ पे व्याख्या में देखते हैं तो भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। यह मृदाएं हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदी तंत्रों सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से बनी है। अतः कथन एक असत्य है। पूर्वी तटीय मैदान विशेषकर महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टा भी जलोढ़ मृदा से बने हैं। अतः कथन 2 सत्य है। 9 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि जलोढ़ मृदा से संबंधित नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। तो देखते तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन तो डी नंबर यहाँ पे 1, 2, 3। पुरानी जलोढ़ मृदा को बागर कहा जाता है। बागर मृदा में आपका कंकर ग्रंथियों की मात्रा ज्यादा होती है। खादर मृदा में बागर मृदा की तुलना में ज्यादा महीन कण पाए जाते हैं। व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं तो वायु के आधार पर जलोढ़ मृदाएं 2 प्रकार की होती हैं, पुराना जलोढ़ और नया जलोढ़। आपका पुराना जलोढ़ को बागर कहते हैं और नया जलोढ़ मिट्टी को आपको खादर बोला जाता है। बागर मृदा में कंकर ग्रंथियों की मात्रा ज़्यादा होती है और खादर मृदा में बांगर मृदा की तुलना में ज़्यादा महीन कण पाए जाते हैं। जलोढ़ मृदाएं बहुत उपजाऊ होती हैं क्योंकि अधिकतर जलोढ़ मृदाएं पोटास, फास्फोरस और यहाँ पे चूनायुक्त होती हैं, जो इनको गेहूं, गन्ने, चावल और अन्य फसलों की खेती के लिए उपयुक्त बनाते हैं। जलोढ़ मृदा में रेत, सिल्ट और यहाँ पे मृत्तिका के विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं। जैसे जैसे हम नदी के मुहाने से घाटी के ऊपर की ओर जाते हैं, मृदा के कणों का आकार बढ़ता चला जाता है। नदी घाटी के ऊपरी भाग में जैसे ढाल भंग के समीप मोटे कण वाली मृदाएं पाई जाती हैं। ऐसी मृदाएं पर्वतों की तलहटी पर बने मैदानों जैसे आपके यहाँ पे दुर्स, चौस क्षेत्र और तराइन में आमतौर पर पाई जाती हैं। 10 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि इस प्रकार की मृदाएं दक्कन पठार क्षेत्र के उत्तर पश्चिम भागों में पाई जाती हैं और लावाजनक शैलों से बनी है। उपयुक्त विवरण किस मृदा से संबंधित है? तो आंसर क्या होगा? तो बी नंबर काली मृदा। व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं तो काली मृदाओं का रंग काला होता है और इन्हें रेगुर मृदा भी कहा जाता है। काली मृदा कपास की खेती के लिए उचित आपका समझी जाती है और इसलिए इस मृदा को काली कपासी मृदा के नाम से भी जाना जाता है। यह माना जाता है कि जलवायु और लावाजनक जैसे शैलों ने काली मृदा के बनने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस प्रकार की मृदाएं दक्कन की पठार क्षेत्र के उत्तरी पश्चिमी भागों में पाई जाती हैं, जो कि लावाजनक शैलों से बनी हैं। ये मृदाएं महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठारों में पाई जाती हैं और दक्षिण पूर्वी दिशा में गोदावरी तथा कृष्णा नदियों की घाटियों तक फैली हैं। काली मृदाएं बहुत महीन कणों अर्थात मृत्तिका से बनी है। इसकी नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। इसके अलावा ये मृदाएं कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूने जैसे पोषक तत्वों से परिपूर्ण होती हैं, परंतु इसमें फास्फोरस की मात्रा कम होती है। गर्म और शुष्क मौसम में इन मृदाओं में गहरी दरारें पड़ जाती हैं, जिससे इनमें अच्छी तरह वायु मिश्रण हो जाता है और गीली होने पर ये मृदाएं चिपचिपी हो जाती हैं। आगे यहाँ पे देखते हैं 11 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि लाल और पीली मृदा के संबंध में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए, कौन से कथन सत्य हैं? तो आंसर क्या होगा? तो डी नंबर यहाँ पे, ना तो 1 और ना ही 2। व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं तो लाल मृदा दक्कन के पठार के पश्चिम में नहीं बल्कि पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में रवेदार आग्नेय चट्टानों पर कम वर्षा वाले भागों में विकसित हुई हैं। लाल और पीली मृदाएं ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य आपका गंगा मैदान के दक्षिणी छोर और पश्चिमी घाट के गिरिपथ क्षेत्रों में पाई जाती हैं। इन मृदाओं का लाल रंग आपका रवेदार आग्नेय और उपनांतीय चट्टाने में लौह धातु के प्रसारण के कारण होता है। इनका पीला रंग इनमें आपका जल योजन के कारण होता है। यहाँ पे आपका 12 नंबर क्वेश्चन है कि लेटेराइट मृदा के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो आंसर क्या हो जाएगा? तो बी नंबर यहाँ पे। आगे यहाँ पे व्याख्या में देखते हैं तो लेटेराइट मृदा में ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है क्योंकि अत्यधिक तापमान के कारण जैविक पदार्थों में अपघटित करने वाले बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं। ये मृदाएं मुख्य तौर पर कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और ओडिशा तथा असम के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती हैं। मृदा संरक्षण की उचित तकनीक अपनाकर इन मृदाओं पर कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में चाय और आपका कॉफ़ी उगाई जाती हैं। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल की लाल लेटेराइट मृदाएं काजू की फसल के लिए अत्यधिक उपयुक्त हैं। आगे यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन है मरुस्थलीय मृदाओं की विशेषताओं के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो देखते हैं यहाँ पे आंसर। तो ऑप्शन यहाँ पे डी नंबर हो जाएगा सही आंसर। व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं
तो मरुस्थलीय मृदाओं का रंग लाल और भूरा होता है। ये मृदाएं आमतौर पर रेतीली और लवणीय होती हैं। कुछ क्षेत्रों में नमक की मात्रा इतनी अधिक है कि यहाँ की झीलों से जल वाष्पीकृत करके खाने का नमक भी बनाया जाता है। शुष्क जलवायु और उच्च तापमान के कारण जल वाष्प की दर अधिक और मृदाओं में आपका हुमस और नमी की मात्रा कम होती है। मृदा की सतह के नीचे कैल्शियम की मात्रा बढ़ती चली जाती है और नीचे की परतों में चूने के कंकड़ की सतह पाई जाती है। इसके कारण मृदा में जल अतः यहाँ पे संदन अवरुद्ध हो जाता है। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है 14 नंबर कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन से कथन सत्य है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर 1 और 2 दोनों। बेहतर जल मुक्तिका युक्त मृदाओं को काटते हुए गहरी वाहिकाएं बनता है जिसे अनलिकाएं कहते हैं। जब ऊपरी मृदा घुलकर जल के साथ बह जाती है तो इसे आपका चादर अपर्दन कहा जाता है। व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं तो मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपर्दन कहा जाता है। मृदा के बनने और अपर्दन की क्रिया आमतौर पर साथ साथ चलती है और दोनों में संतुलन होता है। बहता हुआ जल आपका यहाँ पे मृदा युक्त मृदाओं को काटते हुए गहरी वाहिकाएं बनता है जिन्हें आपका यहाँ पे अनवनिकाएं कहते हैं। जो भूमि जोतने योग्य और नहीं रहती उसे यहाँ पे उत्खात भूमि कहते हैं। चंबल बेसिन में ऐसी भूमि को आपका खड़ड भूमि कहा जाता है। अतः कथन एक सत्य है। कई बार जल विस्तृत क्षेत्र को ढके हुए ढाल के साथ नीचे की ओर बहता है। ऐसी स्थिति में इस क्षेत्र की ऊपरी मृदा घुलकर जल के साथ बह जाती है। इसे चादर अपर्दन या स्तर यहाँ पे अपक्षरण कहते हैं। अतः दो भी आपका सत्य है। आगे यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण निम्नलिखित मुख्य कारण क्या है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है। तो आंसर हो जाएगा सी नंबर अधिक सिंचाई। व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं तो भूमि एक ऐसा संसाधन है जिसका उपयोग हमारे पूर्वज करते आए हैं तथा भावी पीढ़ी भी इसी भूमि का उपयोग करेगी। कुछ मानव क्रियाओं जैसे उन्मूलन, अति पशुचारण और खनन ने भी भूमि के निम्नीकरण में मुख्य भूमिका निभाई है। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अधिक सिंचाई भूमि निम्नीकरण के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है। अतः विकल्प सी सही है। अति आपका यहाँ पे सिंचन से उत्पन्न जलाक्रांता भी भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी होती है क्योंकि इससे मृदा में लवणीयता और क्षारीयता बढ़ जाती है। यहाँ पे देखते हैं आगे तो खनन के कारण झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और ओडिशा जैसे राज्यों में उन्मूलन भूमिकरण निम्नीकरण का कारण बना है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र अति पशुचारण भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। 16 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि किस क्षेत्र में आपका सीढ़ीदार खेती की जाती है। तो आंसर क्या होगा। तो डी नंबर पश्चिमी और मध्य हिमालय में। व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं तो ढाल वाली भूमि पर यहाँ पे समोच्च रेखाओं के समानांतर हल चलाने से ढाल के साथ जल बहाव की गति घटती है। इसे समोच्च जुताई कहा जाता है। ढाल वाली भूमि पर यहाँ पे सोपान बनाए जा सकते हैं। सोपान कृषि अपर्दन को नियंत्रित करती हैं। पश्चिमी और मध्य हिमालय में सोपान या सीढ़ीदार कृषि विकसित है। अतः विकल्प डी सही है। बड़े खेतों को आपका पट्टियों में बांटा जाता है। फसलों के बीच में घास की पट्टियां उगाई जाती हैं। ये पौनों द्वारा जनित बल को कमजोर करती है। इसके तरीके के पट्टी कृषि कहते हैं। ये आपका पेड़ों को कतारों में लगाकर यहाँ पे रक्षक मेखला बनाने से भी पौनों की गति कम होती है। इन रक्षक यहाँ पे पट्टियों का पश्चिम भारत में रेत के टीलों के स्थानीकरण के महत्वपूर्ण योगदान रहा है। 2 नंबर यहाँ पे आपका टॉपिक है वन्य जीव संसाधन। तो देखते हैं यहाँ पे तो आपका यहाँ पे IUCN ने पौधे और प्राणियों की जातियों के विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया है। इन श्रेणियों के संदर्भ में नीचे दिए गए युग्मों में से कौन सम्मिलित है। तो आंसर क्या होगा। तो ए नंबर 1 और 2। आगे यहाँ पे व्याख्या में देखते हैं तो IUCN के अनुसार विभिन्न प्रकार के पौधे और प्राणियों की प्रजातियों को निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। सामान्य प्रजातियां ये वे प्रजातियां हैं जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है। संकटग्रस्त प्रजातियां ये वे प्रजातियां हैं जिनके लुप्त होने का खतरा है। जिन विषम परिस्थितियों के कारण इनकी संख्या कम हुई यदि वे आपका जारी रहती है तो इन प्रजातियों का जीवित रहना कठिन है। आपका यहाँ पे सुबेद प्रजाति ये प्रजातियां हैं जिनकी आपका संख्या घट रही है। यदि इनकी संख्या पर विपरीत प्रभाव डालने वाली परिस्थितियां नहीं बदली जाती हैं और इनकी संख्या घटती रहती है तो यह
संकटग्रस्त प्रजातियों की श्रेणी में शामिल हो जाएंगी। यहाँ पे स्थानिक प्रजातियाँ प्राकृतिक या भौगोलिक सीमाओं से अलग विशेष क्षेत्रों में पाई जाने वाली प्रजातियाँ, अतः तीसरा आपका युग्म सम्मिलित नहीं है। लुप्त प्रजातियाँ वे प्रजातियाँ हैं जो इनके रहने के यहाँ पे आवासों में खोज करने पर अनुपस्थित पाई जाती हैं। ये प्रजातियाँ स्थानीय क्षेत्र, प्रदेश, देश, महाद्वीप या पूर्वी पृथ्वी से आपका लुप्त हो गई हैं। आगे यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी यहाँ पे आपका टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का प्रमुख कारण नहीं है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर, पशुचरण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना। आगे यहाँ पे व्याख्या में देखते हैं तो हमने प्रकृति को संसाधन में परिवर्तित कर वन एवं वन्यजीव को काफ़ी नुकसान पहुँचाया है। भारत में वनों में सबसे आपका बड़ा नुकसान औपनिवेशिक काल में रेल लाइन, कृषि व्यवसाय, वाणिज्यिक वानिकी और खनन क्रियाओं में वृद्धि से हुआ है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी वन संसाधनों के सिकुड़ने में कृषि का फैलाव महत्वपूर्ण कारकों में से एक रहा। अधिकतर जनजातीय क्षेत्रों, विशेषकर पूर्वोत्तर और मध्य भारत में स्थानांतरित खेती के चलते वनों की कटाई या निम्नीकरण हुआ है। आगे यहाँ पे देखते हैं तो बड़ी विकास परियोजनाओं ने भी वनों को बहुत नुकसान पहुंचाया है। नदी घाटी परियोजनाओं के कारण हजारों वर्ग किलोमीटर में अधिक वनों को साफ करना पड़ा या जलमग्न होना पड़ा, और यह प्रक्रिया अभी भी जारी है। बहुत से वन अधिकारी और पर्यावरणविद यह मानते हैं कि वन संसाधनों की बर्बादी में पशुचारण और ईंधन की लकड़ी कटाई मुख्य भूमिका निभाते हैं। यद्यपि इसमें कुछ यहाँ पे सच्चाई हो सकती है, परंतु चारे और ईंधन के लिए लकड़ी की आवश्यकता हेतु मुक्त पेड़ों की टहनियाँ काटकर पूर्ण की जाती है, न कि पूरे पेड़ काटकर। तब विकल्प सी सत्य है। आगे यहाँ पे देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन है कि कौन से कथन हिमालय यौ के संदर्भ में सही है। हिमालय यौ के संदर्भ में सही है, तो आंसर क्या होगा, तो सी नंबर 1 और 2 दोनों। हिमालय यौ हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में पाया जाने वाला एक औषधीय पौधा है। पेड़ की छाल, पत्तियों, टहनियों का उपयोग कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है। आगे यहाँ पे देखते हैं व्याख्या में तो हिमालय यौ चीड़ की प्रकार का सदाबहार वृक्ष एक औषधीय पौधा है जो हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में कई क्षेत्रों में पाया जाता है। आगे यहाँ पे देखते हैं इस पेड़ की छाल, आपका पत्तियों, टहनियों और जड़ों से आपका टैक्सोल नामक रसायन निकाला जाता है तथा इसे कैंसर रोगों के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। अत्यधिक खपत से इस पादप प्रजाति को आपका खतरा पैदा हो गया है। आगे यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय वन्यजीव अधिनियम 1972 के अंतर्गत शामिल है, तो आंसर क्या होगा, तो डी नंबर 1, 2, 3। वन्यजीवों के आवास का कानूनी संरक्षण, संकटग्रस्त वन्यजीव शिकार का प्रतिबंध, वन्यजीवों के अंगों के व्यापार पर रोक। व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं तो वन्यजीव सुरक्षा के लिए भारतीय वन्यजीव अधिनियम 1972 लागू किया गया, जिसमें वन्यजीवों के आवास संरक्षण के अनेक प्रावधान थे। संपूर्ण भारत में यहाँ पे रक्षित प्रजातियों की सूची में प्रकाशित की गई। इस कार्यक्रम के तहत बची हुई संकटग्रस्त प्रजातियों के बचाव पर, शिकार प्रतिबंध पर, वन्यजीव आवासों का कानूनी यहाँ पे संरक्षण तथा जंगली जीवों के व्यापार पर रोक लगाने आदि पर प्रबल जोर दिया गया। इसके पश्चात केंद्रीय सरकार व कई राज्य सरकारों ने राष्ट्रीय यहाँ पे उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य भी स्थापित किए। आगे यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई, तो आंसर क्या होगा, तो सी नंबर 1973। प्रोजेक्ट टाइगर विश्व की बेहतरीन वन्यजीव परियोजनाओं में से एक है और इसकी शुरुआत 1973 में हुई। चूँकि भारत और नेपाल दुनिया के 2/3 बाघों को आवास उपलब्ध करवाते हैं, अतः यह देश शिकार, चोरी और गैर कानूनी व्यापार करने वालों के मुख्य निशाने पर है। आगे 6 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि कौन से राष्ट्रीय उद्यान बाघ संरक्षण परियोजना के अंतर्गत शामिल है, तो आंसर होगा डी नंबर 1, 3, 4। यहाँ पे आपका बंधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, आपका सरसिका वन्यजीव अभयारण्य और मानस राष्ट्रीय उद्यान। आगे यहाँ व्याख्या में देखते हैं
तो आपका दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान बाघ संरक्षण परियोजना के अंतर्गत शामिल नहीं है। दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1981 में हुई थी और यह जम्मू और कश्मीर के उच्च शीतोष्ण कटिबंध के स्थित है, जो कि श्रीनगर से मात्र 22 किलोमीटर की दूरी पर है। दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान में हुंगुल कश्मीरी हिरण का घर भी कहते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, बीज बचाओ आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? बीज बचाओ आंदोलन का संबंध किस राज्य से? तो आंसर क्या होगा? तो डी नंबर उत्तराखंड। यहाँ पे देखते हैं व्याख्या में, तो बीज बचाओ आंदोलन टिहरी के किसानों द्वारा शुरू किया गया आंदोलन है। यहाँ के किसानों ने दिखा दिया कि रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग बिना भी विधि फसलों के उत्पादन द्वारा आर्थिक रूप से यहाँ पे व्यवहारिक कृषि उत्पादन संभव है। यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा आपका संरक्षण तरीका समुदाय की सीधी भागीदारी नहीं करता है? निम्नलिखित में से कौन सा आपका संरक्षण तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता है? तो आंसर हो जाएगा ए नंबर वन्यजीव अभयारण्य का यहाँ पे परिसीमन। व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं, तो चिपको आंदोलन बीज बचाओ आंदोलन तथा संयुक्त वन प्रबंधन संसाधनों के संरक्षण में समुदायों की सीधी भागीदारी करता है। उत्तराखंड का प्रसिद्ध चिपको आंदोलन न केवल कई क्षेत्रों वन कटाई रोकने में कामयाब रहा, अपितु यह भी दिखाया कि स्थानीय पौधों की प्रजातियों का प्रयोग करके सामुदायिक वनीकरण अभियान को सफल बनाया जा सकता है। टिहरी में किसानों का बीज बचाओ आंदोलन और यहाँ पे नवदन्या ने दिखा दिया कि रासायनिक खाद के उपयोग के बिना रासायनिक खाद के उपयोग के बिना भी आर्थिक लाभ प्राप्त किया जा सकता है। भारत में संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम आपका क्षरित वनों के प्रबंधन और यहाँ पे पुनर्निर्माण में स्थानीय समुदायों की भूमिका के महत्व को उजागर करते हैं। औपचारिक रूप से इन कार्यक्रमों की शुरुआत 1988 ईस्वी में ओडिशा राज्य में हुई। ईस्वी में ओडिशा राज्य में वन विभाग के अंतर्गत संयुक्त वन प्रबंधन आपका क्षरित वनों के बचाव के लिए कार्य करता है और इसमें गांव के स्तर पर संस्थाएं बनाई जाती हैं, जिनमें ग्रामीण और वन विभाग के अधिकारी संयुक्त रूप से कार्य करते हैं। इसके बदले ये समुदाय मध्य स्तरीय लाभ जैसे गैर इमारती वन उत्पादों के हकदार होते हैं। आगे यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 3 नंबर टॉपिक है जल संसाधन। तो कौन से कथन बहुउद्देशीय नदी परियोजना के संबंध में सत्य है? तो आंसर क्या होगा? तो डी नंबर 1, 2, 3। बहुउद्देशीय परियोजनाएं जल बहाव को नियंत्रित करके बाढ़ पर काबू पाती हैं। बहुउद्देशीय परियोजनाएं घरेलू और औद्योगिक उपयोग हेतु जल की आपूर्ति करती हैं। बहुउद्देशीय परियोजनाओं के कारण भूमि निम्नीकरण की समस्या बढ़ती है। आगे यहाँ पे व्याख्या में देखते हैं, तो बांधों की बहुउद्देशीय परियोजनाएं भी कहा जाता है क्योंकि एकत्रित जल के अनेक उपयोग सम्मिलित होते हैं। यहाँ पे बांधों की बहुउद्देशीय परियोजनाएं भी कहा जाता है क्योंकि एकत्रित जल के अनेक उपयोग सम्मिलित होते हैं। इनका उपयोग सिंचाई के अलावा विद्युत उत्पादन, घरेलू और औद्योगिक उपयोग हेतु जल आपूर्ति के लिए, बाढ़ नियंत्रण, मनोरंजन, आंतरिक यहाँ पे नौचालन और मत्स्य पालन के लिए भी किया जाता है। आगे यहाँ पे देखते हैं, तो नदियों पर बांध बनाने और उनका बहाव नियंत्रित करने से अत्यधिक आपका तलछट जलाशय की तली पर जमा होता रहता है। बांध के जलाशय पर तलछट जमा होने का अर्थ यह भी है कि यह तलछट, जो कि प्राकृतिक उर्वरक है, बाढ़ के मैदानों तक नहीं पहुंचता। इसके कारण भूमि निम्नीकरण की समस्या बढ़ती है। यह भी माना जाता है कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं के कारण भूकंप आने की संभावना बढ़ जाती है और आपका अत्यधिक जल के उपयोग से जल जनित बीमारियां, फसलों में कीटाणु जनित बीमारियां और प्रदूषण फैलते हैं। आगे यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन है,
कि कृष्णा नदी जल विवाद किन राज्यों के बीच है। कृष्णा नदी जल विवाद किन राज्यों के बीच है। तो आंसर होगा ए नंबर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। कृष्णा नदी जल विवाद की शुरुआत महाराष्ट्र सरकार द्वारा कोयना नदी पर जल विद्युत परियोजना के लिए बांध बनाकर जल की दिशा परिवर्तित करने को लेकर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश सरकारों द्वारा आपका आपत्ति जताए जाने से शुरू हुई। आगे यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नदियों और उस पर निर्मित बांधों के संबंध में नीचे दी गई सूची को सम्मिलित कीजिए। तो आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर। यहाँ पे व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं तो कावेरी नदी आपका यहाँ पे मोटूर बांध, नर्मदा नदी आपका यहाँ पे ओकारेश्वर बांध, चंबल नदी राणा प्रताप सागर, कृष्णा नदी नागार्जुन सागर बांध। आगे यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन है, आपका सलाल प्रोजेक्ट का संबंध किस नदी से है। तो आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर, चेनाब नदी। सलाल परियोजना भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में चेनाब नदी पर स्थापित एक जल विद्युत परियोजना है। आगे देखते हैं यहाँ पे यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन है कि वर्षा जल संग्रहण के तरीके आपका यहाँ पे खादीन और जोहर भारत के किस राज्य में प्रचलित है। तो आंसर क्या होगा, तो ए नंबर, राजस्थान। व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं तो राजस्थान के जैसलमेर में आपका खादीन और अन्य क्षेत्रों में जोहर के द्वारा जल का संचयन किया जाता है। राजस्थान के अर्ध शुष्क और शुष्क क्षेत्रों में विशेषकर बीकानेर आपका यहाँ पे फलोदी और आपका बाड़मेर में लगभग हर घर में पीने का पानी संग्रहित करने के लिए भूमिगत टैंक अथवा टाका हुआ करते हैं। इसका यहाँ पे आकार एक बड़े कमरे जितना हो सकता है। वर्तमान में पश्चिमी राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रहण की रीति इंदिरा गांधी नहर से उपलब्ध बारहमासी पेयजल के कारण कम होती जा रही है। आगे 4 नंबर यहाँ पे टॉपिक है कृषि। तो कौन सी विशेषताएं आपका निर्वाह कृषि से संबंधित है। तो आंसर क्या होगा, तो डी नंबर, उपयुक्त सभी। भूमि के छोटे टुकड़ों पर यहाँ पे आदिम कृषि औजारों के द्वारा खेती की जाती है। यह कृषि प्रायः मानसून पर निर्भर होती है। यह श्रम प्रधान कृषि है। फसलों की उत्पादकता और मृदा की प्राकृतिक उर्वरता पर निर्भर होती हैं। आगे यहाँ पे व्याख्या में देखते हैं तो भारत के कुछ भागों में अभी भी निर्वाह कृषि की जाती है। प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि भूमि के छोटे टुकड़ों पर आदिम कृषि औजारों जैसे लकड़ी के हल, डांव और यहाँ पे डीडिंग आपका यहाँ पे शिक्ष आदि के द्वारा परिवार अथवा समुदाय श्रम की मदद से की जाती हैं। इस प्रकार की कृषि प्रायः मानसून, मृदा की प्राकृतिक उर्वरता और फसल उगाने के लिए अन्य पर्यावरणीय परिस्थितियों पर निर्भर करती हैं। यह कर्तन दहन प्रणाली कृषि है। आगे यहाँ पे देखते हैं कि भारत के कुछ भागों में अभी भी कर्तन दहन प्रणाली कृषि प्रचलित है। इस कृषि को देश के भिन्न भिन्न भागों से में अलग नामों से जाना जाता है। कृषि से संबंधित क्षेत्र और उनके प्रचलित नामों के संदर्भ में नीचे दी गई सूची को आपस में मिलाइए। तो देखते हैं यहाँ पे आंसर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही हो जाएगा। आगे यहाँ पे देखते हैं व्याख्या में तो आपका यहाँ पे कर्तन दहन प्रणाली कृषि भारत में अनेक नामों से जानी जाती है। आपका राज्य क्षेत्र और कर्तन दहन प्रणाली देखें तो कृषि के अन्य नाम तो मध्य प्रदेश में आपका वेबर या दहिया, आंध्र प्रदेश में आपका यहाँ पे पांडु अथवा पेंडा, पश्चिम घाट कुमारी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह दीपा, हिमालय क्षेत्र आपका खील, झारखंड कुरुआ, उत्तर भूमि आपका पूर्वी राज्य झूम, मेघालय मिजोरम और नागालैंड ओडिशा यहाँ पे आपका पामा डाबी या आपका कोमान या आपका बिगरा। साथ ही कर्तन दहन प्रणाली कृषि को मेक्सिको और मध्य अमेरिका में आपका मिल्पा, वेनेजुएला में आपका कोनुको, ब्राज़ील में रोका, मध्य अफ्रीका में आपका मोस्ले, इंडोनेशिया में यहाँ पे लादांग और वियतनाम में रे के नाम से जाना जाता है। आगे यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी कृषि प्रणाली को दर्शाती है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है।
निम्नलिखित में से कौन उस कृषि प्रणाली को दर्शाती है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? तो आंसर क्या होगा? तो बी नंबर यहाँ पे रोपण कृषि। व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं तो रोपण कृषि एक प्रकार के वाणिज्यिक खेती है और इस प्रकार की खेती में लंबे चौड़े क्षेत्र में एक ही फसल उगाई जाती है। रोपण कृषि उद्योग कृषि के बीच में एक अंतरापृष्ठ है और रोपण कृषि व्यापक क्षेत्र में की जाती है जो अत्यधिक पूंजी और श्रमिकों की सहायता से की जाती हैं। भारत में चाय, कॉफी, रबर, गन्ना, केला इत्यादि महत्वपूर्ण रोपण फसलें हैं। चूँकि रोपण कृषि में उत्पादन बिक्री के लिए होता है, इसलिए इसके विकास में परिवहन और संचार साधन से संबंधित उद्योग और बाजार महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। आखिर यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। भारत में मत्स्य प्रारूप से आपका संबंध नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। आंसर कौन सा आपका असत्य है? तो इसमें डी नंबर हो जाएगा। आगे यहाँ पे देखते हैं व्याख्या में तो भारत विशाल भौतिक विविधता और सांस्कृतिक बहुलताओं वाला देश है जो देश में कृषि आपका पद्धतियों और यहाँ पे शस्य प्रारूपों में प्रतिबिंब होता है। भारत में 3 आपका शस्य ऋतुएं हैं, रबी, खरीफ और आपका जायद। रबी की फसलों को शीत ऋतु में यहाँ पे अक्टूबर से सितंबर के मध्य बोया जाता है और ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल से जून के मध्य काटा जाता है। खरीफ की फसलें देश के विभिन्न क्षेत्रों में मानसून के आगमन के साथ बोई जाती हैं और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती हैं। रबी और खरीफ की फसलों के बीच ग्रीष्म ऋतु में बोई जाने वाली फसल को जायद कहा जाता है। जायद फसलों में मुख्यतः तरबूज, आपका खरबूज, खीरा, सब्जियों और चारे की खेती की जाती हैं। आगे यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी खरीफ फसलें हैं? निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसलें हैं? तो आंसर क्या होगा? तो डी नंबर 1, 2, 4 यहाँ पे मक्का, आपका बाजरा और सोयाबीन। व्याख्या में देखते हैं तो आपका खरीफ की प्रमुख फसलें चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली और सोयाबीन है, जबकि गेहूं, चना और मटर और सरसों रबी फसलें हैं। आगे यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी आपका यहाँ पे दलहन फसल मृदा की उर्वरता में कोई वृद्धि नहीं करती हैं? कौन सी दलहन फसल मृदा की उर्वरता में कोई वृद्धि नहीं करती हैं? तो आंसर होगा बी नंबर यहाँ पे अरहर। आपका फसल होने के नाते अरहर को छोड़कर अन्य सभी दालें वायु में नाइट्रोजन लेकर भूमि की उर्वरता को बनाए रखती हैं। भारत विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक तथा उपभोक्ता देश है। 7 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि भारत में शीत ऋतु में शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा किन फसलों के अधिक उत्पादन में सहायक होती हैं? तो आंसर हो जाएगा सी नंबर केवल रबी। शीत ऋतु में शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा रबी फसलों के अधिक उत्पादन में सहायक होती हैं। 8 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि चावल की कृषि से संबंधित नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। तो देखते हैं आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर आपका ये बी नंबर हो जाएगा। व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं तो चावल प्रमुखतः आपका खरीफ या उष्णकटिबंधीय फसल है, अतः आपका कथन 1 सत्य है। यहाँ पे देखिए चावल को उगाने के लिए उच्च तापमान आपका 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर और अधिक आर्द्रता 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में इसे सिंचाई करके उगाया जाता है। भारत में चावल उत्तर और आपका उत्तरी पूर्वी मैदानों, तटीय क्षेत्रों और डेल्टाई प्रदेशों में उगाया जाता है। आगे यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन है, गेहूं की फसल के संबंध में कौन से कथन आपका सत्य है? तो आंसर क्या होगा? तो सी नंबर 1 और 2 दोनों। इस फसल को उगाने के लिए यहाँ पे समान रूप से वितरित 50 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। उत्तर पश्चिम भारत में गंगा, सतलुज व मैदान प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्र हैं। व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं तो गेहूं भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है जो देश के उत्तर और उत्तर पश्चिमी भागों में उगाई जाती है। इस रबी की फसल को उगाने के लिए शीत ऋतु और यहाँ पे पकने के समय आपका यहाँ पे खिली धूप की आवश्यकता होती है। इसे उगाने के लिए समान रूप से वितरित 50 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। आपका देश में गेहूं उगाने वाले 2 मुख्य क्षेत्र उत्तर पश्चिम में गंगा सतलुज का मैदान और दक्कन का काली मिट्टी वाला प्रदेश। आगे यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन है कि मोटे अनाज के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं?
तो आंसर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर 1 और 2 दोनों। मोटे अनाजों में पोषक तत्वों की मात्रा अत्यधिक होती है। ज्वार, बाजरा और रागी भारत में उगाए जाने वाले मुख्य मोटे अनाज है। आगे यहाँ पे व्याख्या में देखते हैं, तो ज्वार, बाजरा और रागी भारत में उगाए जाने वाले मुख्य मोटे अनाज है। यद्यपि इन्हें मोटा अनाज कहा जाता है, परंतु इनमें पोषक तत्वों की मात्रा अत्यधिक होती है। उदाहरणतः आपका रागी में प्रचुर मात्रा में आयरन, कैल्शियम, सूक्ष्म पोषक तत्व, भूसी मिलती हैं। ग्यारह नंबर यहाँ क्वेश्चन है कि यह खरीफ के अंतर्गत बोई जाने वाली ऐसी फसल है जो यहाँ पे खाद्यान्न और चारा दोनों रूप में प्रयोग होती है। यह फसल 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान में और पुरानी जलोढ़ मिट्टी पर अच्छी प्रकार में उगाई जाती हैं। ऊपर दिए गए विवरण किससे संबंधित है, तो आंसर क्या हो जाएगा, तो डी नंबर मक्का। व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं, तो जौ और चना रबी की फसल है, जबकि सोयाबीन तथा मक्का खरीफ फसलें हैं। सोयाबीन का उपयोग खाद्यान्न तेल के लिए किया जाता है। मक्का यहाँ पे खाद्यान्न व चारा दोनों रूप में यहाँ पे प्रयोग होता है। यह 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान में और पुरानी जलोढ़ मिट्टी पर अच्छी प्रकार से उगाई जाती है, अतः विकल्प डी होगा। यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन है कि गन्ने की फसल के संबंध में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन सत्य है, तो आंसर क्या होगा, तो ए नंबर केवल एक। गन्ना एक उष्ण और उष्णकटिबंधीय फसल है। व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं, तो गन्ना एक उष्ण और यहाँ पे उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। यह फसल 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान और 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वाली आर्द्र जलवायु में आपका यहाँ पे बोई जाती हैं। आपका यहाँ पे ब्राज़ील के बाद भारत गन्ने का दूसरे सबसे बड़ा उत्पादक देश है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार, पंजाब और हरियाणा गन्ने के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन है, तिलहन की फसल के संबंध में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए, कौन से सत्य है, तो आंसर क्या होगा, तो सी नंबर 1 और 2 दोनों। इनका उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में तथा प्रधान उद्योग में कच्चे माल के रूप में किया जाता है। तिल उत्तरी भारत में खरीफ की फसल तथा दक्षिणी भारत में रबी की। आगे यहाँ पे व्याख्या में देखते हैं, तो मूंगफली, सरसों, नारियल, तिल, सोयाबीन, आपका अरंडी, अलसी और सूरजमुखी भारत में उगाई जाने वाली मुख्य तिलहन फसलें हैं। इनमें से अधिकतर यहाँ पे खाद्य और खाना बनाने में प्रयोग किए जाते हैं, परंतु इनमें कुछ तिलहन के बीजों को आपका साबुन, यहाँ पे प्रसाधन और आपका उबटन उद्योग में कच्चे माल के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। तिल उत्तरी भारत में खरीफ की फसल और दक्षिणी भारत में रबी की। अरंडी खरीफ और अरबी दोनों फसल ऋतुओं में बोई जाती हैं। आगे यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन है कि चाय की कृषि से संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं, तो आंसर क्या होगा, तो डी नंबर 1, 2, 3। चाय का पौधा उष्ण और यहाँ पे उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु में अच्छी तरह उगता है। चाय की फसल के लिए ह्यूमस और जीवाश्म युक्त मृदा उपयुक्त होती है। चाय की कोमल पत्तियों के आपका विकास में यहाँ पे वर्ष भर समान रूप से होने वाली वर्षा बौछारें सहायक होती हैं। आगे यहाँ पे व्याख्या में देखते हैं, तो चाय की खेती रोपण कृषि का उदाहरण है, जिसे शुरुआत में अंग्रेज भारत में लाए थे। चाय का पौधा यहाँ पे उष्ण और यहाँ पे उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, हुमस और जीवाश्म युक्त गहरी मिट्टी तथा सुगम जल निकास वाले आपका ढलुआ क्षेत्रों में भली भांति उगाया जाता है। चाय की झाड़ियों को उगाने के लिए यहाँ पे वर्ष भर यहाँ पे आपका कोषण, नम और आपका पाल रहित जलवायु की आवश्यकता होती है। वर्ष भर समान रूप से होने वाली वर्षा की बौछार इसकी कोमल पत्तियों के विकास में सहायक होती है। चाय एक आपका श्रम सघन उद्योग है। चाय के मुख्य उत्पादक क्षेत्र असम, पश्चिम बंगाल, दार्जिलिंग और आपका जलपाईगुड़ी जिलों में पहाड़िया तमिलनाडु और केरल है। आगे यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य कॉफ़ी का सबसे अधिक उत्पादन करता है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कॉफ़ी का सबसे अधिक उत्पादन करता है, तो आंसर होगा ए नंबर कर्नाटक। भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादन कर्नाटक राज्य होता है। भारतीय कॉफ़ी अपनी गुणवत्ता के लिए विश्वविख्यात है और इसकी कृषि शुरुआत बाबा बुदन पहाड़ियों से हुई और आज भी
इसकी खेती नीलगिरी की पहाड़ियों के आसपास कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में की जाती है। 16 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि रबर की फसल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है। तो आंसर होगा ए नंबर केवल एक। यहाँ पे यह भूमध्य रेखीय फसल है। व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं तो रबर भूमध्य रेखीय क्षेत्र की फसल है, परंतु विशेष परिस्थितियों में उष्ण और उपोष्ण क्षेत्रों में भी उगाई जाती हैं। रबर की फसल के लिए 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान वाली नम और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। रबर एक महत्वपूर्ण औद्योगिक कच्चा माल है और रबर का सबसे ज़्यादा उपयोग मोटर गाड़ी के टायर और ट्यूब बनाने में होता है। आगे यहाँ पे देखते हैं तो कपास की कृषि के लिए कौन सी मृदा सर्वाधिक यहाँ पे उपयुक्त मानी जाती है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, तो सी नंबर काली मृदा। व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं तो भारत को आपका कपास के पौधे का मूल स्थान माना जाता है। दक्कन पठार के यहाँ पे शुष्कर भागों में काली मिट्टी कपास उत्पादन के लिए यहाँ पे उपयुक्त मानी जाती है। ये खरीफ की फसल है और इसे पककर तैयार होने में आपका 6 से 8 महीने लगते हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब और हरियाणा कपास के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। 18 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भूमि सुधार कार्यक्रम को लागू किया गया। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भूमि सुधार कार्यक्रम को लागू किया गया। तो आंसर होगा ए नंबर प्रथम पंचवर्षीय योजना। यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन है कि 1950 के दशक में आपका विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से की। 1950 के दशक में विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से की थी। तो आंसर क्या होगा, तो बी नंबर आंध्र प्रदेश। व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं तो विनोबा भावे की गांधी जी के ग्राम स्वराज आपका अवधारणा में गहरी आस्था थी। गांधी जी की आपका शहादत के बाद उनके संदेश को लोगों तक यहाँ पे पहुँचाने के लिए विनोबा भावे ने लगभग पूरे देश की आपका पद यात्रा की। एक बार जब वे आंध्र प्रदेश के एक गांव आपका यहाँ पे पोचमपल्ली में लोगों को संबोधित कर रहे थे तो कुछ आपका भूमिहीन गरीब ग्रामीणों ने उनसे अपने आर्थिक भरण पोषण के लिए कुछ भूमि मांगी। अचानक श्री रामचंद्र रेड्डी उठ खड़े हुए और उन्होंने भूमिहीन ग्रामीणों को 80 एकड़ भूमि बांटने की आपका पेशकश की। इसे ही भूदान के नाम से जाना गया। वर्तमान में आपका यहाँ पे पोचमपल्ली तेलंगाना राज्य में स्थित है। 20 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि किस आंदोलन में आपका रक्तहीन क्रांति की संज्ञा दी गई है। निम्नलिखित में से किस आंदोलन को रक्तहीन क्रांति की संज्ञा दी गई है। तो आंसर होगा बी नंबर भूदान ग्रामदान आंदोलन। विनोबा भावे द्वारा शुरू किए गए आपका यहाँ पे भूदान ग्रामदान आंदोलन को रक्तहीन क्रांति के नाम दिया गया। आगे यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन है कि नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सत्य है। तो आंसर हो जाएगा डी नंबर यहाँ पे न तो एक और न ही एक। यहाँ पे आपका व्याख्या देखते हैं तो दोनों कथन असत्य। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। देश के यहाँ पे सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का अनुपात आज़ादी के बाद से लगातार घटने के बावजूद भी देश की लगभग 50% जनता कृषि पर निर्भर है तथा यह देश में सर्वाधिक रोजगार उपलब्ध कराने वाला क्षेत्र है। 5 नंबर यहाँ पे आपका टॉपिक है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। 1 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कौन से यहाँ पे धात्विक खनिज आग्नेय तथा क्यांतरित चट्टानों में पाए जाते हैं। तो आंसर होगा सी नंबर केवल 1, 3, 4 जस्ता, तांबा और आपका सीसा। व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं तो खनिज यक्षों में पाए जाते हैं। किसी भी खनिज में अन्य अवयव तत्वों की मिश्रण या संचयन हेतु अयस्क शब्द का प्रयोग किया जाता है। आग्नेय तथा क्यांतरित चट्टानों में खनिज दरारों, जोड़ों, भ्रंशों व आपका यहाँ पे बिंदुओं में मिलते छोटे जमाव आपका सिराओं के रूप में और वृहद जमाव परत के रूप में पाए जाते हैं। इनका निर्माण भी अधिकतर उस समय होता है जब ये तरल अथवा गैसीय अवस्था में दरारों के सहारे यहाँ पे भूपृष्ठ की ओर धकेले जाते हैं। ऊपर आते हुए ये ठंडे होकर जम जाते हैं। मुख्य धात्विक खनिज जैसे
टीन, तांबा, जिंक और शीशा आदि इसी तरह आपका सिराव व परतों के रूप में प्राप्त होते हैं। यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दी गई सूचियों में आपस में मिलाए तथा कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो देखते हैं आपका ऑप्शन आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। तो आपका सही आंसर यहाँ पे देखें तो आपका बी नंबर हो जाएगा। आगे यहाँ पे व्याख्या में देखते हैं, तो भारत में यहाँ पे स्थित विभिन्न परमाणु ऊर्जा केंद्र आपका काकरपार, आपका गुजरात, कैंगा कर्नाटक, आपका कलपक्कम कुंडलकुलम तमिलनाडु, आपका यहाँ पे नरोरा उत्तर प्रदेश, तारापुर महाराष्ट्र, आपका यहाँ पे रावत भट्टा राजस्थान। 3 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि कौन सी खनिज आपका यहाँ पे अपक्षयित पदार्थ के अवशिष्ट भार को त्यागता हुआ चट्टानों के अपघटन से बनता है। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज यहाँ पे अपक्षयित पदार्थ के अवशिष्ट भार को त्यागता हुआ चट्टानों के अपघटन से बनता है। तो आंसर होगा डी नंबर बॉक्साइट। खनिजों के निर्माण की एक अन्य विधि धरातीय चट्टानों का अपघटन है। चट्टानों के घुलनशील तत्वों के अपरदन के पश्चात अयस्क वाली यहाँ पे अवशिष्ट चट्टानें रह जाती हैं। बॉक्साइट का निर्माण इसी प्रकार होता है। आगे यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन है कि आपका यहाँ पे प्लेसर निक्षेप के संबंध में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सत्य है। तो आंसर होगा सी नंबर 1 और 2 दोनों। ये पहाड़ियों के आधार पर तथा घाटी तल की रेत में आपका जलोढ़ निक्षेप होती हैं। निक्षेपों में सोना, चांदी व प्लेटिनम जैसी महंगी धातुएं पाई जाती हैं। आगे यहाँ पे व्याख्या में देखते हैं, तो प्लेसर निक्षेप पहाड़ियों के आधार पर तथा घाटी तल की रेत में जलोढ़ निक्षेप होते हैं तथा इनमें कुछ खनिज भी पाए जाते हैं। ऐसी खनिज होते हैं जो जल द्वारा आपका घर्षित नहीं होते। इन खनिजों में सोना, चांदी, टीन व प्लेटिनम प्रमुख है। 5 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है, निम्नलिखित खनिजों में समुद्री जल को प्राप्त किया जाता है। निम्नलिखित में से किन खनिजों को समुद्री जल से प्राप्त किया जाता है। तो आंसर होगा सी नंबर यहाँ पे 1, 2, 4 नमक, मैग्नीशियम और यहाँ पे ब्रोमाइन। आगे यहाँ पे व्याख्या में देखते हैं, तो महासागरीय जल में भी आपका विशाल मात्रा में खनिज पाए जाते हैं, लेकिन इनमें से अधिकांश के व्यापक रूप से विकसित होने के कारण इनकी आर्थिक आपका सतर्कता कम है। फिर भी सामान्य नमक, मैग्नीशियम तथा ब्रोमाइन ज़्यादातर समुद्री जल से ही प्राप्त होते हैं। महासागरीय तली में आपका मैग्नीज यहाँ पे ग्रंथिकाओं में धनी है। 6 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में रैट होल खनन किया जाता है। भारत के किस राज्य में आपका रैट होल खनन किया जाता है। तो आंसर होगा बी नंबर मेघालय। व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं, तो भारत में अधिकांश खनिज राष्ट्रीयकृत और इनका यहाँ पे निष्कर्षण सरकारी अनुमति के पश्चात ही संभव है, किंतु उत्तर पूर्वी भारत के अधिकांश जनजातीय क्षेत्रों में खनिजों का स्वामित्व व्यक्तिगत व समुदायों को प्राप्त है। मेघालय में आपका कोयला, लौह यक्स, चूना पत्थर व आपका यहाँ पे डोलोमाइट के विशाल निक्षेप पाए जाते हैं। आपका जोवाई व आपका चेरापूंजी में कोयले का खनन जनजातीय परिवारों के आपका सदस्यों द्वारा एक लंबी संकीर्ण सुरंग के रूप में किया जाता है, जिसे रैट आपका होल खनन कहते हैं। 7 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि किस लौह यक्स का उपयोग विद्युत उद्योगों में विशेष रूप से होता है। निम्नलिखित में से किस लौह यक्स का उपयोग विद्युत उद्योगों में विशेष रूप से होता है। तो आंसर होगा ए नंबर मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट सर्वोत्तम प्रकार का लौह यक्स है जिसमें 70% लोहांश पाया जाता है। इसमें सर्वश्रेष्ठ चुंबकीय गुण होते हैं जो विद्युत उद्योगों में विशेष रूप से उपयोगी हैं। भारत में कुंडपा तथा आपका धरवाड़ युग की औषधि तथा आग्नेय शैलों में लौह यक्स की प्राप्ति होती है। आगे यहाँ पे देखते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन है कि कौन से कथन आपका सत्य है। तो आंसर क्या होगा। तो सी नंबर 1 और 2 दोनों। भारत उच्च कोटि के यहाँ पे लोहांश युक्त लौह यक्स में धनी है और आपका हेमेटाइट सर्वाधिक महत्वपूर्ण औद्योगिक लौह यक्स है जिसका अधिकतम मात्रा यहाँ पे उपभोग हुआ है। व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं, तो भारत में उच्च कोटि के लोहांश युक्त लौह यक्स में पाए जाते हैं और में यहाँ पे हेमेटाइट सर्वाधिक महत्वपूर्ण औद्योगिक लौह यक्स है जिसका अधिकतम मात्रा में उपभोग हुआ है।
आगे यहाँ पे आपका 9 नंबर क्वेश्चन, कौन से लौह यक्ष के खनिज क्षेत्र हैं? तो आंसर देखते हैं, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका। तो आपका सही आंसर है आपका डी नंबर हो जाएगा। व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं, तो आपका बादाम पहाड़ और आपका सिंहभूम में लौह यक्ष का खनन किया जाता है। ओडिशा में उच्च कोटि का आपका हेमेटाइट किस्म का लौह यक्ष आपका मयूरभंज और आपका यहाँ पे केंदुझर जिलों में बादाम पहाड़ खदानों से निकाला जाता है। इसी के निकट झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में आपका गुआ तथा आपका नोआमुंडी से हेमेटाइट यक्ष का खनन किया जाता है। 10 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि किन खदानों का लौह यक्ष आपका विशाखापत्तनम से जापान तक दक्षिण कोरिया को निर्यात किया जाता है? तो आंसर होगा बी नंबर है यहाँ पे बैलाडीला। व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं, तो छत्तीसगढ़ के आपका दंतेवाड़ा जिले में लगभग 40 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम की दूरी पर स्थित आपका बैलाडीला पहाड़ी श्रृंखलाओं में अति उत्तम कोटि का हेमेटाइट पाया जाता है। इसमें इस्पात बनाने में आपका औसत सर्वश्रेष्ठ भौतिक गुण विद्यमान है। इन खदानों का लौह यक्ष विशाखापत्तनम पत्तन से जापान तथा दक्षिण कोरिया को निर्यात किया जाता है। यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन है कि लौह यक्ष की खाने व यहाँ पे अवस्थित राज्यों के संबंध में सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। तो आंसर होगा बी नंबर यहाँ पे। व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं, लौह यक्ष खदानें और राज्य देखें तो आपका चंद्रपुर रत्नागिरी महाराष्ट्र, आपका यहाँ पे चित्रदुर्ग कुरुदेमुख बेल्लारी, आपका चिकमंगलूर या आपका कर्नाटक, दुर्ग आपका बैलाडीला छत्तीसगढ़, आपका यहाँ पे केंदुझर मयूरभंज ओडिशा। कर्नाटक के पश्चिमी घाट में अवस्थित आपका केंद्रमुख की खाने 70% निर्यात इकाई आपका यहाँ पे कुंदमुख निक्षेप संसार के सबसे बड़े निक्षेपों में से एक माना जाता है। यहाँ पे आपका 12 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। तो देखते हैं आगे यहाँ पे, तो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे, तो सी नंबर 1 और 2 दोनों। यहाँ पे आपका 13 नंबर क्वेश्चन है कि किस जगह किन जगहों पर आपका तांबे खनन किया जाता है? निम्नलिखित में से किस जगह किन जगहों पर तांबे का खनन किया जाता है? तो आंसर क्या होगा, तो डी नंबर 1 3 4 यहाँ पे बालाघाट, आपका खेतरी और पूर्वी सिंहभूम। व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं, तो मध्य प्रदेश के बालाघाट खदानें, झारखंड का पूर्वी आपका सिंहभूम जिला एवं राजस्थान की खेतरी की खदानें तांबे का उत्पादन करती हैं। भारत में यहाँ पे तांबे का भंडार व उत्पादन गंभीर रूप से न्यून है और आपका घातवर्ध्य तन्य और आपका यहाँ पे ताप सुचालक होने के कारण तांबे का उपयोग बिजली के तार बनाने, इलेक्ट्रॉनिक्स और रसायन उद्योगों में किया जाता है। 14 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि एल्युमिनियम धातु का सर्वाधिक निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है? एल्युमिनियम धातु का सर्वाधिक निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है? तो आंसर होगा ए नंबर बॉक्साइट। व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं, तो यद्यपि अनेक अयस्कों में एल्युमिनियम पाई जाती हैं, परंतु सबसे अधिक यहाँ पे क्ले जैसे दिखने वाले पदार्थ बॉक्साइट से एल्युमिना और अतः एल्युमिनियम प्राप्त की जाती है। बॉक्साइट निक्षेपों की रचना एल्युमिनियम आपका यहाँ पे सिलिकेटों से भी व्यापक भिन्नता वाली चट्टानों के विघटन से होती है। एल्युमिनियम एक महत्वपूर्ण धातु है क्योंकि यह लोहे जैसी शक्ति के साथ साथ अत्यधिक हल्की एवं आपका सुचालक भी होती हैं। 15 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि भारत में बॉक्साइट के निक्षेप मुख्यतः किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? तो आंसर होगा सी नंबर आपका केवल 1 और 3, अमरकंटक पठार और यहाँ पे मैकाल पहाड़िया। व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं, तो भारत में बॉक्साइट के निक्षेप मुक्त अमरकंटक पठार, मैकाल पहाड़िया तथा बिलासपुर कटनी के पठारी प्रदेशों में पाए जाते हैं। ओडिशा के आपका कोरापुट जिले के आपका यहाँ पे पंचममाली में राज्य के सबसे महत्वपूर्ण बॉक्साइट निक्षेप है।
अभ्रक के संबंध में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए और कौन से आपका असत्य है, गलत कौन सा है। तो ये नंबर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे। व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं तो अभ्रक आपका धात्विक नहीं अधात्विक आपका खनिज है जो प्लेटो अथवा यहाँ पे पतरन क्रम में पाया जाता है। यह पारदर्शी काले, आपका हरे, लाल, पीले अथवा आपका भूरे रंग का हो सकता है। आपका सर्वोच्च आपका परिविद्युत ऊर्जा ह्रास का निम्न गुणांक और उच्च आपका वोल्टेज की यहाँ पे प्रतिरोधता के कारण अभ्रक विद्युत व इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में प्रयुक्त होने वाले अपरिहार्य खनिजों में एक है। 17 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि अभ्रक उत्पादन में क्षेत्रों और उनके राज्यों के संबंध में नीचे दिए युग्मों में सम्मिलित कीजिए। तो आंसर होगा सी नंबर, केवल 1 और 3 यहाँ पे। वह आपका वर और आपका यहाँ पे हजारीबाग। व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं तो अब यहाँ पे अभ्रक उत्पादन क्षेत्र और उनसे संबंधित राज्य व्यवहार अजमेर आपका राजस्थान, नेल्लोर आंध्र प्रदेश, हजारीबाग झारखंड और गया बिहार। यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन है कि कौन से कथन चूना पत्थर के संबंध में सही हैं। तो आंसर क्या होगा, तो सी नंबर 1 और 3 यहाँ पे। व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं तो चूना पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट तथा मैग्नीशियम कार्बोनेट से बनी चट्टानों में पाया जाता है। आपका यहाँ पे चूना पत्थर अधिकांशतः अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। आगे यहाँ पे देखते हैं तो चूना पत्थर सीमेंट उद्योग एक आधारभूत कच्चा माल है और यहाँ पे प्रगलन की भट्टियों के लिए यहाँ पे अनिवार्य है। चूना पत्थर के उत्पादन में प्रमुख राज्य आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात हैं। 19 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है। तो आंसर होगा बी नंबर यहाँ पे 1, 2, 4 यहाँ पे पेट्रोलियम, जल विद्युत और प्राकृतिक गैस। व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं तो ऊर्जा में यहाँ पे परंपरागत स्रोतों में लकड़ी, उपलेख, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जल विद्युत और तापमान विद्युत सम्मिलित हैं। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों में आपका सौर, पवन, ज्वारीय, भूतापीय, बायोगैस तथा परमाणु ऊर्जा शामिल है। 20 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि कौन से सर्वोत्तम गुण वाला यहाँ पे कठोर कोयला है। तो आंसर होगा सी नंबर आपका एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट सर्वोत्तम गुण वाला कठोर कोयला है। 21 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। तो आंसर क्या होगा, तो सी नंबर 1 और 2 दोनों। पीट कोयले में कम आपका कार्बन मात्रा, नमी की उच्च मात्रा व निम्न आपका यहाँ पे ताम क्षमता होती है। गहराई में दबे तथा अधिक तापमान से प्रभावित कोयले को बिटुमिनस कोयला कहा जाता है। व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं तो कोयले का निर्माण पादप यहाँ पे पदार्थों के लाखों वर्षों तक स्पीडन से हुआ है, इसलिए स्पीडन की मात्रा, गहराई और दबने के समय के आधार पर कोयला अनेक रूपों में पाया जाता है। आपका यहाँ पे दलदलों में क्षय होते यहाँ पे पादपों से पीट उत्पन्न होता है, जिसमें यहाँ पे आपका कम कार्बन, नमी की उच्च मात्रा व निम्न ताप क्षमता होती हैं। गहराई में दबे तथा अधिक तापमान से प्रभावित कोयले को बिटुमिनस कोयला कहा जाता है। वाणिज्यिक प्रयोग में यह सर्वाधिक लोकप्रिय है। आपका यहाँ पे धातु शोधन में उच्च श्रेणी के बिटुमिनस कोयले का प्रयोग किया जाता है, जिसका लोहे के यहाँ पे प्रगलन में विशेष महत्व है। 22 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि भारत में किस क्षेत्र में लिग्नाइट कोयले के प्रमुख भंडार मिलते हैं। तो आंसर होगा ए नंबर, नवेली। लिग्नाइट कोयले के प्रमुख भंडार तमिलनाडु के नवेली में मिलते हैं, जिनका उपयोग विद्युत उत्पादन में किया जाता है। लिग्नाइट एक निम्न कोटि का भूरा कोयला होता है और यह मुलायम होने के साथ साथ अधिक यहाँ पे नमी युक्त होता है। यहाँ पे आपका 23 नंबर क्वेश्चन, नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए, कौन से कथन सत्य हैं। तो आंसर होगा ए नंबर, केवल एक। यहाँ पे धातु शोधन के लिए गोंडवाना युग में कोयले का प्रयोग किया जाता है। व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं तो भारत में कोयला के दो प्रमुख आपका भूभौतिक युग्मों में शैल क्रम में पाया जाता है। एक गोंडवाना जिसकी आयु 200 लाख वर्ष से कुछ अधिक है और दूसरा आपका यहाँ पे टर्शरी निक्षेप जो लगभग 55 लाख वर्ष पुराना है। गोंडवाना कोयले का प्रयोग आपका धातु शोधन में किया जाता है। ये संसाधन
दामोदर घाटी झाड़िया आपका रानीगंज बोकारो में स्थित है, जो महत्वपूर्ण यहाँ पे कोयला क्षेत्र है। अतः कथन 1 आपका सत्य है। कथन 3 असत्य है। आपका टर्शरी युग में कोयला निक्षेप उत्तर पूर्वी राज्यों मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में पाए जाते हैं। आगे यहाँ पे 24वां क्वेश्चन है कि किन नदी घाटियों में कोयले के जमाव पाए जाते हैं। किन नदी घाटियों में कोयले के जमाव पाए जाते हैं, तो आंसर होगा डी नंबर 1, 2, 3 यहाँ पे। गोदावरी, महानदी, सोन व वर्धा नदी घाटियों में कोयले के जमाव पाए जाते हैं। यहाँ पे 25वां क्वेश्चन है कि निम्न कोयला उत्पादन क्षेत्र में उनमें संबंधित राज्यों के संदर्भ में नीचे दिए गए सूची 1 सूची 2 को आपस में मिलाइए। तो आंसर क्या होगा, तो सी नंबर यहाँ पे। आगे यहाँ पे देखते हैं व्याख्या में, तो प्रमुख कोयला उत्पादक राज्य और उनसे संबंधित क्षेत्र। तो राज्य और क्षेत्र देखते हैं, झारखंड, बोकारो, ओडिशा, तालचेर, पश्चिम बंगाल, रानीगंज, असम आपका यहाँ पे मुकुम, जंजी, नजीरा। 26 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ का यहाँ पे कोरबा किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। छत्तीसगढ़ का कोरबा किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो आंसर होगा ए नंबर कोयला। छत्तीसगढ़ का कोरबा से कोयले का खनन किया जाता है। 27 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि भारत में अधिकांश पेट्रोलियम पदार्थ किस युग्म की सेल संरचनाओं में पाया जाता है। भारत के अधिकांश पेट्रोलियम पदार्थ किस युग की सेल संरचनाओं में पाया जाता है, तो आंसर होगा बी नंबर आपका टर्शियरी। भारत में अधिकांश पेट्रोलियम की उपस्थिति टर्शियरी युग की सेल संरचनाओं के अपमनित व भ्रंश ट्रैप में पाई जाती हैं। 28 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए, कौन से कथन सत्य है, तो आंसर होगा सी नंबर 1 और 2 यहाँ पे। खनिज तेल आपका यहाँ पे शंध चूना पत्थर या बलुआ पत्थर में पाया जाता है। प्राकृतिक गैस खनिज तेल के ऊपर पाई जाती हैं। व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं, तो पत्थर में पाया जाता है। यहाँ पे देखते हैं खनिज तेल आपका यहाँ पे रसधर चूना पत्थर या बलुआ पत्थर में पाया जाता है, जिसमें से तेल प्रवाहित हो सकता है। मध्यवर्ती यहाँ पे अशरंध्र यहाँ पे परतें तेल को ऊपर उठाने व नीचे रिसने से रोकती हैं। आपका प्राकृतिक गैस हल्की होने के कारण खनिज तेल के ऊपर पाई जाती हैं। असम भारत का सबसे पुराना तेल यहाँ पे उत्पादक राज्य है, न कि गुजरात। भारत में सबसे अधिक पेट्रोलियम का उत्पादन मुंबई आपका हाई से होता है। 29 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है आपका यहाँ पे विभिन्न तेल उत्पादक क्षेत्र और उनसे संबंधित स्थानों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, तो आंसर होगा सी नंबर। आगे यहाँ पे देखते हैं व्याख्या में, आपका यहाँ पे बसीन मन्नार की खाड़ी में नहीं बल्कि अरब सागर में मुंबई हाई के पास एक प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र है। आपका कलोल एवं यहाँ पे अलंकलेश्वर गुजरात के महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र हैं। युग्म भी सम्मिलित नहीं है। आपका यहाँ पे डिंगबोई यहाँ पे नरहरकटिया और यहाँ पे मोरन हुगरी जन असम राज्य में महत्वपूर्ण तेल उत्पादक क्षेत्र है। 30 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि भारत के निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस पाई जाती हैं, तो आंसर होगा डी नंबर 1, 2, 3 यहाँ पे। कृष्णा गोदावरी नदी बेसिन, यहाँ पे खंबात की खाड़ी, अंडमान निकोबार द्वीप। आगे यहाँ पे 31 नंबर क्वेश्चन है कि केरल में पाई जाने वाली आपका मोनोजाइट रेत कौन सा खनिज पाया जाता है, तो आंसर होगा ए नंबर थोरियम। केरल में मिलने वाली मोनोजाइट रेत में थोरियम पाया जाता है, जिसका उपयोग आणविक ऊर्जा उत्पादन करने के लिए न्यूक्लियर पावर यहाँ पे प्लांट में किया जाता है। 6 नंबर यहाँ पे टॉपिक है विनिर्माण उद्योग। 1 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कौन से कारक उद्योगों की स्थापना को प्रभावित करते हैं, तो आंसर कौन सा होगा, तो डी नंबर उपयुक्त सभी। यहाँ पे कच्चे माल की उपलब्धता, श्रमिक, ऊर्जा के साधन और बाजार। यहाँ पे आगे व्याख्या में देखते हैं, तो उद्योगों की स्थापना संभवतः जटिल और इसकी स्थापना कच्चे माल की उपलब्धता, श्रमिक पूंजी, ऊर्जा के संसाधन तथा बाजार आदि की उपलब्धता से प्रभावित होती हैं। इन सभी यहाँ पे कारकों का एक स्थान पर पाया जाना लगभग असंभव है। फलस्वरूप विनिर्माण उद्योग की स्थापना के लिए वही स्थान उपयुक्त है जहाँ के ये कारक उपलब्ध हो अथवा
इन्हें कम यहाँ पे कीमत पर उपलब्ध कराया जा सकता है। यहाँ पे क्वेश्चन है, कौन से कथन आपका समूहन बचत को परिभाषित करता है? तो आंसर होगा बी नंबर, उद्योग को नगरों के पास यहाँ पे संकेंद्रण। आगे यहाँ पे देखते हैं व्याख्या में, तो यहाँ पे नगर केंद्रों द्वारा दी गई सुविधाओं से लाभान्वित होकर कई बार बहुत से उद्योग नगरों के आसपास ही केंद्रित हो जाते हैं, जिसे समूहन बचत कहा जाता है। ऐसे स्थानों पर धीरे धीरे बड़ा औद्योगिक समूह स्थापित हो जाता है। आगे 3 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि पटसन उद्योग के संबंध में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन सत्य हैं चुनना है। तो आंसर क्या होगा? तो सी नंबर, 1 और 2 दोनों। भारत का पटसन व आपका यहाँ पे पटसन निर्मित सामान का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। भारत में पटसन उद्योग का अधिकांश भाग हुगली नदी तट पर विकसित हुआ है। यहाँ पे व्याख्या में देखते हैं तो भारत पटसन व पटसन निर्मित सामान का सबसे बड़ा उत्पादक है तथा बांग्लादेश के पश्चात दूसरा बड़ा आपका निर्यातक भी है। भारत में अधिकांश यहाँ पे पटसन उद्योग पश्चिम बंगाल में हुगली नदी तट पर 98 किलोमीटर लंबी तथा 3 किलोमीटर चौड़ी एक सक्रिय मेखला में स्थित है। हुगली नदी तट पर इनके स्थित होने के निम्नलिखित कारण है। पटसन उत्पादक क्षेत्रों की निकटता, आपका सस्ता जल परिवहन, सड़क, रेल व जल परिवहन का जाल, कच्चे माल का मिलों तक ले जाने में सहायक होना, कच्चे पटसन को आपका संसाधित करने के लिए प्रचुर जल, पश्चिम बंगाल तथा आपका यहाँ पे समवर्ती राज्यों बिहार व उत्तर प्रदेश से आपका यहाँ पे सस्ते श्रमिक उपलब्ध होना, कोलकाता का एक बड़ा नगरीय केंद्र के रूप में बैंकिंग, बीमा और जूट के सामान में निर्यात के लिए यहाँ पे पत्र सुविधाएं प्रदान आदि सम्मिलित हैं। 4 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि नीचे चीनी के उद्योग के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए, कौन से कथन सत्य हैं। आंसर होगा सी नंबर, 1 और 2 दोनों। गन्ने की चीनी मिलों तक ढुलाई में ज़्यादा समय लगने से इसको आपका सुक्रोज की मात्रा घट जाती है। दक्षिण और यहाँ पे पश्चिमी राज्यों के गन्ने में उत्तर भारत में गन्ने की अपेक्षा अधिक मात्रा में सुक्रोज पाया जाता है। व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं तो चीनी उद्योग में प्रयुक्त कच्चा माल आपका भारी होता है तथा यहाँ पे ढुलाई में लगने वाले समय के साथ इसके यहाँ पे सुक्रोज की मात्रा घट जाती है। यह मौसमी उद्योग है, अतः सहकारी क्षेत्रों में लिए उपयुक्त हैं। कुछ वर्षों से चीनी मिलों का संख्या दक्षिणी और पश्चिमी राज्यों में विशेषकर महाराष्ट्र में यहाँ पे बढ़ी और इसका मुख्य कारण यह गन्ने में अधिक सुक्रोज की मात्रा है। यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन है, लौ यहाँ पे इस्पात उद्योग में कच्चे माल के रूप में किन खनिजों का उपयोग किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा बी नंबर, यहाँ पे 1, 2, 4 यहाँ पे लौह अयस्क, आपका यहाँ पे कोकिंग कोल और आपका यहाँ पे चूना पत्थर। व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं तो लौह इस्पात उद्योग में लौह अयस्क, यहाँ पे कोकिंग कोल तथा चूना पत्थर का उपयोग किया जाता है, जो लगभग 4:2:1 के अनुपात में होता है। यहाँ पे इस्पात को कठोर बनाने के लिए इसमें मैग्नीज की कुछ मात्रा की आवश्यकता होती है। यद्यपि भारत संसार का प्रमुख लौह इस्पात उत्पादक देश है, फिर भी हम इसके संपूर्ण आपका यहाँ पे संभाव्य का विकास नहीं कर पाए। इसके निम्नलिखित कारण हैं। उच्च यहाँ पे लागत तथा कोकिंग कोयले के यहाँ पे सीमित उपलब्धता, यहाँ पे कम श्रमिक उत्पादकता, ऊर्जा की अनियमित पूर्ति और यहाँ पे अविकसित आपका अवसंरचना। आगे यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन है कि आपका विभिन्न उर्वरकों तथा उनमें प्रमुख यौगिक के संबंध में नीचे दिए गए युग्मों में से कौन से सुमेलित हैं। तो आंसर क्या होगा? तो ए नंबर, केवल एक यहाँ पे यूरिया। व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं तो यूरिया यहाँ पे आपका नाइट्रोजनी उर्वरक है, आपका यहाँ पे DAP फॉस्फेटिक उर्वरक, मिश्रित उर्वरक, नाइट्रोजन, फॉस्फेट व पोटास का पूर्णतः आयात किया जाता है, क्योंकि हमारे देश में वाणिज्यिक रूप से यह किसी भी रूप में प्रयुक्त होने वाला पोटास या पोटेशियम यौगिक के भंडार नहीं है। 7 नंबर क्वेश्चन है, सीमेंट उद्योग में कच्चे माल के रूप में निम्न खनिजों का प्रयोग किया जाता है। तो आंसर क्या होगा? तो डी नंबर, यहाँ पे चूना पत्थर,
सिलिका, एल्युमिना और यहाँ पे जिप्सम। आगे यहाँ पे देखते हैं व्याख्या में, तो सीमेंट उद्योग के भारी व यहाँ पे स्थूल कच्चे माल की आवश्यकता होती है, जैसे चूना पत्थर, सिलिका, एल्युमिना और जिप्सम। रेल परिवहन के अतिरिक्त इसमें कोयला तथा आपका विद्युत ऊर्जा भी आवश्यकता होती है। भारत में पहला सीमेंट उद्योग सन 1904 में चेन्नई में लगाया गया था और स्वतंत्रता के पश्चात इस उद्योग का प्रसार हुआ। 8 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है, कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? तो आंसर होगा ए नंबर एल्युमिनियम। व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं, तो भारत में एल्युमिनियम प्रगलन दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण धातु शोधक उद्योग है और यहाँ पे प्रगल्भों में बॉक्साइट का कच्चे पदार्थ के रूप में आपका जो भारी गहरे लाल रंग की चट्टान जैसा होता है उपयोग किया जाता है। एल्युमिनियम हल्का जंग आपका यहाँ पे अवरोधी, ऊष्मा का सुचालक व लचीला होता है तथा इसे अन्य धातुओं के मिश्रण से अधिक कठोर बनाया जा सकता है। 7 नंबर यहाँ पे आपका टॉपिक है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। तो आंसर यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग भारत के किन शहरों को आपस में जोड़ता है? स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग भारत के किन शहरों को आपस में जोड़ता है? तो आंसर होगा ए नंबर दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई। व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं, तो आपका स्वर्णिम चतुर्भुज आपका महाराजमार्ग आपका के तहत भारत सरकार के दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई व दिल्ली को जोड़ने वाली 6 लेन वाली आपका महाराजमार्गों की सड़क परियोजना प्रारंभ की गई है। इस परियोजना के तहत 2 गलियारे बनाए गए हैं। प्रथम उत्तर दक्षिण गलियारा जो श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है तथा द्वितीय पूर्व पश्चिम गलियारा जो सिलचर तथा पोरबंदर को जोड़ता है। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन से कथन सही है? तो आंसर क्या होगा? तो सी नंबर 1 और 2 दोनों। पाइपलाइन बिछाने की प्रारंभिक लागत अधिक होती है और पाइपलाइनों को चलाने लागत न्यूनतम होती है। पाइपलाइनें बिछाने की प्रारंभिक लागत अधिक होती है लेकिन इसको चलाने की लागत न्यूनतम है। आपका वाहनांतरण देरी तथा हानियाँ इसमें लगभग नहीं के बराबर होती हैं। 3 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि कौन से राज्य आपका हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है? कौन सा राज्य हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है? तो आंसर होगा सी नंबर महाराष्ट्र। आपका गैस पाइपलाइन गुजरात में हजीरा को उत्तर प्रदेश में जगदीशपुर से मिलती है। यह मध्य प्रदेश के विजयपुर के रास्ते से होकर जाती हैं। इसकी शाखाएं राजस्थान में कोटा तथा उत्तर प्रदेश के आपका शाहजपुर, बारला व अन्य स्थानों पर हैं। 4 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि नीचे दिए यहाँ पे युग्मों में से कौन से सुमेलित हैं? तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? तो ए नंबर हो जाएगा 1, 2। यहाँ पे राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 इलाहाबाद व हल्दिया के मध्य, राष्ट्रीय राजमार्ग 2 आपका सदी व धुबरी के मध्य। व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं, तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 हल्दिया तथा इलाहाबाद के मध्य गंगा, भागीरथी व हुगली नदी पर 1660 किलोमीटर लंबा है। राष्ट्रीय आपका जलमार्ग संख्या 2 सदियों व धुबरी के मध्य 891 किलोमीटर लंबा ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 पश्चिमी आपका तट नहर, उद्योग मंडल नहर आपका यहाँ पे चपकारा नहर, कुल लंबाई 365 किलोमीटर। 5 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि किस यहाँ पे पतन को स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहले पतन के रूप में विकसित किया गया? ऐसा देश विभाजन के बाद कराची पतन की कमी को पूरा करने तथा मुंबई से होने वाले व्यापारिक दबाव को कम करने के लिए किया गया था। आपका किस पतन को स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहले पतन के रूप में विकसित किया गया और ऐसा देश विभाजन के बाद कराची पतन की कमी को पूरा करने तथा मुंबई से होने वाले व्यापारिक दबाव को कम करने के लिए किया गया था? तो आंसर होगा ए नंबर कंडाला पतन। यहाँ पे व्याख्या में देखते हैं, तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यहाँ पे कक्ष में कंडाला पतन पहले पतन के रूप में विकसित किया गया। ऐसा देश विभाजन के बाद कराची पतन को कमी को पूरा करने तथा मुंबई से होने वाले व्यापारिक दबाव को कम करने के लिए किया गया था। कंडाला एक ज्वारीय पतन है। यह जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान व गुजरात के औद्योगिक तथा उद्योगों के आयात निर्यात को संचालित करता है। 6 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि कौन से कथन आपका यहाँ पे
सतह। तो देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन आपका, तो सही आंसर क्या होगा, तो बी नंबर केवल 2 यहाँ पे। आगे यहाँ पे व्याख्या में देखते हैं, तो ओडिशा में स्थित आपका यहाँ पे पारादीप पतन विशेषतः लौह यक्ष का निर्यात करता है। कोलकाता एक अंतः यहाँ पे स्थलीय नदी पतन है। यह पतन गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के वृहद व समृद्ध पृष्ठभूमि को सेवाएं प्रदान करता है। ज्वारीय पतन होने के कारण हुगली के तलछट जमाव को नियमित रूप से साफ करना पड़ता है। कोलकाता पतन पर यहाँ पे बढ़ते व्यापार को कम करने हेतु हल्दिया सहायक पतन के रूप में विकसित किया गया है। 7 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित में से प्राकृतिक पोताश्रय है, तो आंसर होगा डी नंबर यहाँ पे आपका कोचीन पतन और आपका यहाँ पे मुंबई पतन और विशाखापत्तनम। व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं, तो कोचीन एक प्राकृतिक पोताश्रय है जहाँ से उर्वरक, पेट्रोलियम उत्पादन एवं सामान्य नौभार का परिवहन होता है। यह भारत का सबसे बड़ा आपका शिपयार्ड बंदरगाह है। मुंबई एक प्राकृतिक पोताश्रय है। मुंबई पतन के अधिकतम परिवहन को ध्यान में रखकर इसके सामने जवाहरलाल नेहरू पतन विकसित किया गया है, जो इस पूरे क्षेत्र को एक समूह पतन की सुविधा भी प्रदान करता है। विशाखापत्तनम एक प्राकृतिक बंदरगाह है। डॉल्फिन नोज यहीं स्थित है। चेन्नई भारत का प्राचीनतम कृत्रिम पतन है। कांडाला कच्छ की खाड़ी के सिरे पर स्थित एक ज्वारीय बंदरगाह है। यहाँ पे आगे देखते हैं, तो आपका पारादीप गहरा तथा लैगून दृश्य बंदरगाह है। यहाँ से लौह यक्ष, कपास, मैग्नीज आदि का निर्यात किया जाता है। तूतीकोरिन गहरा व कृत्रिम पोताश्रय है। यह समुद्र पृष्ठ प्रदेश में साथ रेल और सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है। यहाँ से मुख्यतः कोयला और आपका नमक, खाद्य तेल व पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात किया जाता है। आपका मुंगाओ गोवा में अरब सागर के तट पर जुआरी नदी के मुहाने पर स्थित एक प्राकृतिक बंदरगाह है। देखिए यहाँ पे, तो एनसीईआरटी कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक समकालीन भारत 2 में तूतीकोरिन को प्राकृतिक पोताश्रय, जबकि भारत सरकार की आधिकारिक वेबसाइट www.government.in में तूतीकोरिन को कृत्रिम पोताश्रय बनाया गया है। तो यहाँ पे आपका 10 नंबर आपका यहाँ पे पूरा ख़त्म होता है। अगर आपको यहाँ पे कोई इसमें डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जानकारी।